नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं पोषक पदार्थ के बारे में। आपने स्टार्टिंग से वीडियो से देखा होगा जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा किया था, फिर उसके बाद मैंने प्रोटीन के बारे में चर्चा किया था और फिर इसके बाद दोस्तों वसा के बारे में चर्चा किया था। वसा का कुछ पॉइंट्स रह गया था जो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में हमारा यानी पार्ट 4 में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पोषक पदार्थ के पार्ट 4 में करने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में चर्चा, जिसमें से वसा के बचे हुए टॉपिक्स प्लस आपका विटामिन का टॉपिक स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट दोस्तों आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में विटामिन से जरूर क्वेश्चन आता है, या तो उसकी खोज पूछता है या आविष्कार पूछता है, या फिर विटामिन के नाम पूछ लेता है, या फिर कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। वट जो भी प्रश्न आपके बनते हैं तो कंटिन्यूअस हम वीडियो पर चर्चा करते रहेंगे। जब तक हमारा पोषक तत्वों का हर एक यूनिट कवर नहीं होता है तब तक हम लोग बने रहेंगे। आइए देखते दोस्तों, पहला पॉइंट हमारे पास पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया वसा क्या होता है। तो आपने देखा था ग्लिसरॉल प्लस वसी अम्ल का एक एस्टर बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट यानी वसा कहते हैं। फिर मैंने वसा के कार्य के बारे में आपको बताया था दोस्तों। वसा का भी कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। यानी जितना भी पोषक तत्व है उनका एक कॉन्सेप्ट केवल ये कार्य करता है कि ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन हर चीज के दोस्तों दो फायदे होते हैं। अगर उनका हम उचित मात्रा में सेवन करते तो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। लेकिन उनकी मात्रा या क्वांटिटी बढ़ा देते तो हमारे लिए हानिकारक भी हो जाते हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने इनके कार्यों में इसके प्रॉफिट और लॉस यानी इससे होने वाले हमारे शरीर में लाभ और हानि दोनों के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारे शरीर में ये ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए रोग भी उत्पन्न करता है, और कम रहता है तो भी हमारे लिए समस्या है। तो उसका एक मानक मैंने आपको नोट कराया था, किस आयु वर्ग को कितनी प्रतिदिन कितना हमें फैट की आवश्यकता होती है। बट सारी वीडियोस आप पिछले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते हैं स्रोत के बारे में। मैंने चर्चा किया तो बादाम, काजू, मूंगफली इत्यादि के बारे में मैंने चर्चा किया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक को इतना रिकॉल करने से आपको याद आ जाता होगा कि पिछले वीडियोस हमने देखा था क्या क्या सारी चीजें। यही हमारी नेक्स्ट क्लास के बारे में मैंने बताया था कि वसा के प्रकार के बारे में। तो आज दोस्तों चर्चा करते हैं हम लोग वसा के प्रकार के बारे में। तो वसा के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों तो वसा 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो वसा हमारी आती है वो कौन सी आती है, संतृप्त, और दूसरी असंतृप्त, तीसरी होती है ट्रांसफैट। यानी बात करें दोस्तों सैचुरेटेड फैट, फिर अनसैचुरेटेड फैट और आपका आता है ट्रांस फैटी एसिड्स। यानी दोस्तों बात करें तो जो आपका होता है संतृप्त खराब होती है, असंतृप्त अच्छा स्रोत माना जाता है, और ट्रांस फैट के बारे में बात करें तो ये भी खराब होता है। लेकिन होता क्या है कि अब ये हमारी भाग दौड़ की जिंदगी में हम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इनके बारे में अच्छे से जानते हैं तो उनका सेवन अगर हम कम करते हैं तो हमारे बॉडी में इसका साइड इफेक्ट कम देखने को मिलता है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से दोस्तों ये हमारे लिए खराब है और ये हमारे लिए अच्छा है, और ये हमारे लिए क्यों खराब होता है। तो पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा क्या होती है। तो संतृप्त वसा के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, यह उच्च एलडीएल स्तर खराब कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। बढ़ा हुआ शरीर में जो हमारे फैट का कारण बनता है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। यानी कोलेस्ट्रॉल जिसके शरीर में आवश्यकता से अधिक इकट्ठा होता है वो अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यानी जिसे हम कह सकते हैं मोटापा। यानी शरीर में जो एक बहुत बड़ा भयानक मोटापा हो जाता है वो हमारे बॉडी को बहुत तरीके से हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके सेवन से बचना चाहिए, जैसे मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, क्रीम, वायु युक्त मांस, नारियल का तेल, ताड़ का तेल जैसे पदार्थों में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन यहीं से बनेगा किसमें संतृप्त वसा पाई जाती है या आपका सैचुरेटेड फैट होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मक्खन है, पनीर है, आइसक्रीम है, क्रीम है, ये व्हाटएवर जितने भी मैंने आपके विकल्प में दिए हैं या जो पॉइंट्स नोट किए हैं इन्हीं से ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। पनीर खाइए बट एक लिमिट में खाइए, मक्खन भी खाइए लेकिन एक लिमिट में खाएंगे। तो इनका क्या ये पॉइंट देखिए इसीलिए लिखा गया है इसके सेवन से बचना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा नॉर्मल आप अगर यूज करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। यानी फिर वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितना चाहिए उतना नहीं बढ़ा पाते हैं। या देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे लोग बड़े हैवी हो जाते हैं, बहुत फैटी हो जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है,
केवल डेली उनका रूटीन में मक्खन है, पनीर है, आइसक्रीम है और वटेवर बहुत सारी चीजें का सेवन करना। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, आ जाता है हमारे पास असंतृप्त फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं वसा। यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और इसी वजह से दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, अच्छा स्रोत बोला जाता है। ये क्या करता है हमारा, ये रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसमें कैलोरी की मात्रा काफी होती है, यानी ये हमें एक प्रकार का क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। इसका सेवन सीमित मात्रा में करनी चाहिए। यानी दोस्तों अगर हम बात करें, मैंने आपसे पहले ही कहा, किसी भी चीज का आपको एक लिमिट निर्धारित करना होगा कि जितना हमें प्रतिदिन आवश्यकता है उतना अगर हम ले रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा माइनर डिफरेंसेस, कोई अंतर नहीं पड़ता कम ज्यादा में, लेकिन एक मानक हर चीज का होता है, अगर उतना हम लेते तो नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो ये भी क्या अच्छा स्रोत होने के साथ साथ भी क्या इसमें एक लिमिट्स है, आवश्यकता से अधिक आप इसको भी खाएंगे तो ये भी क्या करेगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों के रूप में कार्य करने लगेगा। अब मुख्य रूप से बात करते हैं दोस्तों इसमें आते क्या है, तो जैसे जैतून का तेल, मछली, अखरोट, सूरजमुखी, मक्का, सोयाबीन इत्यादि हमारे जो होते क्या असंतृप्त फैट यानी वसा के एग्जांपल्स हैं। तो देखा आपने संतृप्त में कौन कौन से, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, क्रीम जो भी हैं ऑप्शंस। इसके बाद आपका आ जाता है जैतून का तेल, मछली, अखरोट, सूरजमुखी और मक्का, सोयाबीन। तो ये डिफरेंसेस आप बिल्कुल याद रखें, क्वेश्चन यहीं से आपको पेपर में मिलेगा। आइए नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रांसफेट वसा क्या होते हैं हमारे पास। जब वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान सख्त हो जाता है तो ये क्या करता है, HDL के स्तर को बढ़ा सकता है और HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे LDL और HDL, अभी मैं बाद में इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे वसा से रिलेटेड पोषक पदार्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना होगा, तो वो सारे एक ही फॉर्म्स होते हैं, कुछ बदले हुए रूप होते हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग तत्वों का सेवन करते हैं हमें उनकी अलग अलग मात्रा मिलती है। तो यहाँ पे समझिएगा पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफेट वसा मतलब ही होता है जिसमें दोनों में कॉम्बिनेशन, यानी क्या हुआ, जब वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान सख्त हो जाता है यानी LDL के स्तर को बढ़ा सकता है और HDH अच्छा कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम कर सकता है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कहीं एक तीसरी आपकी क्या होती है, फैट वसा का कारण बनता है। इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, जैसे तले हुए भोजन, बाहर की चीजें। ऑलमोस्ट पेट की समस्याएं हमें हो जाती हैं, उसका रीजन सिंपल क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ऑयली प्रयोग कर रहे हैं खाने पीने में या फिर बाहर की वस्तुएं लगातार खा रहे हैं, तो आपको पता है कि जो शुद्धता चाहिए, जो मानक चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे अंदर एक्स्ट्रा वेटेड या पेट से या लिवर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से मिलेगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 ग्राम वसा में कितनी हमें कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरे पॉइंट में दोस्तों बात करें तो प्रोटीन के बारे में, तो 1 ग्राम प्रोटीन के पचने से या प्रोटीन के यूज करने से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 4.2, वसा 9.2 और आपका प्रोटीन 4.1। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप बार बार ये देख रहे होंगे LDL क्या था और HDH क्या था। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये यानी वे सारे तत्व जो क्या होते हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे तत्वों को उपयोग को LDL बोलते हैं।
और जहां पे हाई हो जाता है वहां पे HDH बोलते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है एब्रिविएशन में आपको मिल जाए, अन्यथा यहां से क्वेश्चन हो सकता है ना भी पूछे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, यहाँ से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। अब तक हमने जितना तत्वों में चर्चा किया है, सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से बात करें, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जिन दोस्तों ने जेल वार्डर का पेपर दिया होगा वहां पे भी आपने देखा विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा। एनटीपीसी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, आप उसमें भी देख रहे होंगे विटामिन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन का स्रोत क्या होता है, विटामिन से होने वाले रोग क्या है, उनका रासायनिक नाम क्या है। वटेवर, तो विटामिन का हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो आज कुछ कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। चैनल पर बने रहें दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। दोस्तों मेटाबॉलिज्म शब्द मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में कि हमारे भोजन को यानी उपापचय और अपचय क्रियाओं में जो सहायक होते हैं उन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी भोजन को पचने के लिए जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है, इसीलिए इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। यानी दोस्तों सिंपल समझ लीजिएगा, विटामिन में कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। अन्यथा मैं यहाँ पे विटामिन का भी आपको बताता, 1 ग्राम विटामिन के कंजर्वेशन से, यानी अगर 1 ग्राम विटामिन हम खाते हैं तो उसमें हमें कितना एनर्जी प्राप्त होती, इस तरीके का नहीं। ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्वों में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है आपका कि हमारे पास विटामिन जो होता है, विटामिन में कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये भी कि विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। हमें क्या करना होगा, विटामिन के सोर्स ढूंढने होंगे, यानी जिस विटामिन की हमें कमी होती है या जिस जिस विटामिन की हमें शरीर में आवश्यकता होती है उसके सप्लीमेंट्री के तौर पर हम उन तत्वों को सेवन करते तो विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर में होने लगती है। आइए समझते हैं विटामिन कितने होते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विटामिन का आविष्कार किसने किया या विटामिन की खोज किसने की, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फंक। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में फंक भी देता है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ऑब्जेक्टिव में आपको फंक दे, फंक दे, व्हाटएवर कोई भी शब्द लिखा, लेकिन ऑप्शन में रिलेटेड एक ही होगा। अब कब किया था उन्होंने, तो 1911 में किया था। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। सर्वप्रथम विटामिन की खोज या आविष्कार किसने किया, फंक महोदया ने किया। और कब किया, तो 1911 यानी 1911 में किया। अब दोस्तों बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो हो जाएंगे आपके ए डी ई के। ध्यान रखेंगे बीसी जो है वो जल में घुलनशील है, बाकी अन्य जो होते हैं सभी वसा में घुलनशील होते हैं। अब बस इनको याद रख लीजिए कि बीसी क्या है, जल में घुलनशील है, अन्य बचे हुए जो हो जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो आइए अब पहले विटामिन को उठा लेते हैं। विटामिन ए क्या होता है, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, फिर बाकी कंटीन्यूअस वीडियोस में कह ही रहा हूं आपको, अभी पोषक तत्वों में कंटीन्यूअस हम चर्चा करेंगे। विटामिन ए की बात करें दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके बाद कार्य के बारे में बात करें तो यह हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती तथा ताकत देता है। नेक्स्ट, खून में सीए का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। ये क्या करता है, मांसपेशियों हड्डियों को और ताकत देने का कार्य करता है। ब्लड में हमारे सीए के लेवल को मेंटेन करके रखता है। रोग के बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से किस तत्व को प्रभावित होता है या कौन से हमारे अंग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों हो जाएगा वो आंखें। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा आपका रतौंधी। क्वेश्चन पूछा जाता है रतौंधी रोग से कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है, तो आंखें। जो भी आप अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से क्वेश्चंस बना रहे होंगे आप वहां देखेंगे तो आपको लगातार क्वेश्चन के टाइप्स मिलते चले जाते हैं। यहाँ पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। फिर इसके बाद इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रतौंधी। एक दूसरा और भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा,
रतौंधी अगर मान लीजिए विकल्प के नाम ले तो दूसरा है जीरोपैथेमिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रतौंधी ऑप्शन अगर नहीं देता है तो वहां पे आपका दूसरा विकल्प होगा जीरोपैथेमिया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो संक्रमणों का खतरा होता है, यानी आप सब देखते हैं इतने सारे जितने भी हैं आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, व्हाटएवर, बहुत सारे संक्रमण आपको पता नहीं होता है कि आप जिस भी रास्ते से गुजर रहे हैं या किसी स्थान से गुजर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके का संक्रमण है, किस तरीके का वहाँ बैक्टीरिया या वायरस है हवा में, तो पता नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना होगा, यानी प्रतिरोधक क्षमता। अगर हम प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कैसे करेंगे, इन पोषक तत्वों की पूर्ति से। इन पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में हम अगर सेवन कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके के संक्रमण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। एज एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा कोरोना एक महामारी डिसीज होते हुए भी हम लोगों ने उस पर फतेह हासिल कर ली, बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई। रीजन, सभी लोगों ने क्या किया, उन चीजों का सेवन किया जो हमारे एडवाइजर या सलाहकार लोगों ने या डॉक्टरों ने हमें एडवाइस दी कि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए, इस वायरस से हम लड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मुख्य स्रोत के बारे में बात करते हैं कि आखिर विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो वो जाता है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, ये सब्जियां जो भी हैं इनमें। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, केवल मात्र विटामिन जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, बालों के लिए भी, यानी यह विटामिन क्या करता है, हमारे बालों के भी स्वस्थ रखता है। तो इसको भी ध्यान रखें, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हमारे बालों के लिए कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है या सहायक होता है, तो विटामिन ए होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे हमारा अगला टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में और के बारे में। फिर इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।